हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, ये दोनों एक दूसरे से किस बात में अलग है, यानी ऐसा कौन सा गुण है जो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में तो है परंतु फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स में नहीं है। दोस्तों, वैसे तो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स भी ऑर्डर्ड फील्ड है, अर्थात क्रमित क्षेत्र है, और फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स भी वो भी एक ऑर्डर्ड फील्ड है। तो दोनों के दोनों ऑर्डर्ड फील्ड है और ऑर्डर्ड फील्ड होने के नाते जो ऑर्डर एक्सिम्स हैं वो दोनों में फॉलो होते हैं। और ऑर्डर एक्सिम्स जब दोनों में फॉलो होते हैं तो उन ऑर्डर एक्सिम्स के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं जो एलिमेंट्स के बीच, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये इत्यादि क्रियाएं, वो आर के एलिमेंट्स में जिस तरह से संतुष्ट होती हैं वैसे क्यू के एलिमेंट्स में भी उसी तरह से संतुष्ट होती हैं। यानी कि ऐसी ऑर्डर्ड फील्ड होने से, यानी कि दोनों ऑर्डर्ड फील्ड है, तो ऑर्डर्ड फील्ड होने के नाते जो जो प्रॉपर्टीज ऑर्डर्ड फील्ड में हो सकती है वो आर में भी है, क्यू में भी है। तो अभी तक के फिर इतनी बातों पर हमने दोनों में विभेद तो उत्पन्न नहीं किया, है तो दोनों अलग अलग, अर्थात दोनों का ऑर्डर्ड फील्ड होना दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसे हम ऐसे उस बात की खोज में हैं जिससे हम बता सके कि हाँ, ये वो बात है जो इसमें है और इसमें नहीं है, जो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में है और फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स में नहीं है। वो बात कौन सी है, वो बात आज हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर्ड फील्ड दोनों है, तो ऑर्डर्ड फील्ड में ऑर्डर्ड फील्ड होने के नाते जो जो गुण हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर एक्सिम्स को फॉलो करना, ऑर्डर एक्सिम्स की मदद लेकर के जो फील्ड है उनके एलिमेंट्स की भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो जैसे ये आर में होता है, आर के एलिमेंट्स में होता है, वैसे ही क्यू के एलिमेंट्स में भी होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में तो क्यू और आर में किस बात का अंतर है ये तो पता नहीं चल पा रहा है ना भाई। तो दोनों में विभेद उत्पन्न करने के लिए कोई तो ऐसा गुण होना चाहिए ना जो हम बता सके कि हाँ, ये वो गुण है जो एक रखता है और इनमें से एक जन नहीं रखता। तो वो गुण आज हम पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि वो गुण बहुत ही स्पेशल गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और हम ये देखेंगे कि वो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में वो प्रॉपर्टी फॉलो होती है परंतु फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स में वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण गुण है जो दोनों में विभेद प्रकट करता है, और उसी महत्वपूर्ण गुण का नाम है कंप्लीटनेस एक्सिम, या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ आर, या इसी को हम कंटिन्यूटी एक्सिम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, परंतु इसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड में सुप्रीमम एंड इन्फीमम प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम कंप्लीटनेस एक्सिम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम वास्तव में आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वो बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में या उस प्रॉपर्टी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं जो मुख्य रूप से आर और क्यू में विभेद प्रकट करती है। मुख्य रूप से दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए जो गुण है, ठीक है, जो बात है, वो आज की इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड में। ठीक है, एक ऑर्डर्ड फील्ड एफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी, या उसी को आप कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है, ऐसा कहलाएगा। ठीक है, सुप्रीमम प्रॉपर्टी रखता हुआ ये ऑर्डर्ड फील्ड कहलाएगा। कब कहलाएगा भाई, कब कहलाएगा? यदि एफ का प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट अगर बाउंडेड एबव है। ठीक है, एफ का प्रत्येक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट, अब बाउंडेड एबव है इसका मतलब क्या है? यदि एफ का कोई सेट बाउंडेड एबव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अपर बाउंड का अस्तित्व है, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। और अगर उसका अपर बाउंड अस्तित्व में है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, फिर उसके जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनमें से जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होगा, है ना भाई, सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होगा उसी को अपन बोलते हैं सुप्रीमम, अर्थात लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड्स में से सबसे छोटे को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, यानी न्यूनतम ऊपरी परिबंध, उसी को सुप्रीमम कहते हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है कह रही है कि अगर
एफ का प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, जो कि अगर बाउंडेड एबव है तो निश्चित रूप से अपना सुप्रीमम एफ में रखेगा। यानी अब बाउंडेड एबव है तो इतना तो सत्य है भाई कि उसका अपर बाउंड होगा, फिर उसके अगर अपर बाउंड का अस्तित्व है तो समझ लीजिए कि उसके जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सुप्रीमम कहलाएगा। तो इसमें यही बोल रहा है कि उसका सुप्रीमम एफ में अस्तित्व रखेगा, मतलब उसके सुप्रीमम का एफ में अस्तित्व होगा। इसी को बोलते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी। ठीक इसी तरह से इन्फीमम प्रॉपर्टी रखता है ये फील्ड, ऐसा कब कहा जाएगा, तो कोई ऑर्डर्ड फील्ड एफ इन्फीमम प्रॉपर्टी या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है, ऐसा कब कहलाएगा, यदि एफ का प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि अगर बाउंडेड बिलो है तो निश्चित रूप से अपना इन्फीमम जो है वो एफ में रखेगा। यानी उस सेट का इन्फीमम एफ में एग्जिस्ट करना चाहिए। उस सेट का जो इन्फीमम, इन्फीमम अर्थात उच्चतम निम्न परिबंध, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उच्चतम निम्न परिबंध, ठीक है, तो वो एफ में एग्जिस्ट होना चाहिए दोस्तों। तो अगर ये प्रॉपर्टीज वो ऑर्डर्ड फील्ड फॉलो करता है तो ऐसी स्थिति में हम उस ऑर्डर्ड फील्ड को कहेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है दोस्तों। और इसमें खास बात ध्यान से सुनिए जो हमने नोट के रूप में लिख रखी है, कोई भी ऑर्डर्ड फील्ड अगर सुप्रीमम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना तो वो निश्चित रूप से इन्फीमम प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। या यूं कहिए कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड अगर इन्फीमम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना तो निश्चित रूप से वो सुप्रीमम प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। यानी दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे को इंप्लाई करती है, ठीक है, इसलिए वो बात हमने यहाँ पे लिख रखी है। कोई ऑर्डर्ड फील्ड एफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी रखता है यदि और केवल यदि वह इन्फीमम प्रॉपर्टी रखेगा। यानी एक एक प्रॉपर्टी रखने से वो ऑटोमेटिक दूसरी प्रॉपर्टी रखेगा ही रखेगा, और अगर वो किसी एक प्रॉपर्टी को नहीं रख रहा है तो निश्चित रूप से दूसरी प्रॉपर्टी को भी नहीं रखेगा, ठीक है। यानी रखेगा तो दोनों एक साथ रखेगा, नहीं रखेगा तो दोनों नहीं रखेगा, ठीक। आपको ये बात समझ में आ गई। और दूसरे नंबर के नोट में क्या लिखा हुआ है कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड एफ जो कि सुप्रीमम प्रॉपर्टी रखता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है, ठीक है। या इसी परिभाषा को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड एफ जो इन्फीमम प्रॉपर्टी रखता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड अगर सुप्रीमम प्रॉपर्टी को रखता है तो वो निश्चित रूप से इन्फीमम प्रॉपर्टी को भी रखेगा, या अगर वो इन्फीमम प्रॉपर्टी को रखता है तो निश्चित रूप से सुप्रीमम प्रॉपर्टी को भी रखेगा। इसलिए आप इस डेफिनेशन को ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड एफ जो सुप्रीमम प्रॉपर्टी रखता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड एफ जो इन्फीमम प्रॉपर्टी रखता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फील्ड ऑफ रियल नंबर्स की, जो कि ऑर्डर्ड फील्ड तो है ही है, ऑर्डर्ड फील्ड तो है ही है, परंतु दोस्तों इसी ऑर्डर्ड फील्ड आर में अर्थात फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर में ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी इन्फीमम प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल गुण के रूप में होती है, यानी कि एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसको विदाउट प्रूफ के स्वीकार किया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस एक्सिम। यही सुप्रीमम इन्फीमम प्रॉपर्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स में कंप्लीटनेस एक्सिम के नाम से जानी जाती है, कंप्लीटनेस एक्सिम कहते हैं। और यहाँ पे विदाउट प्रूफ के ये बात स्वयं सत्य है, स्वयं सिद्ध है। तो चलिए कंप्लीटनेस एक्सिम इन आर यानी कि ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ आर, ठीक है। तो सुप्रीमम प्रॉपर्टी जिसको आप लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी कहते हैं, आर का हर नॉन एम्प्टी सबसेट एस, ठीक है, आर का हर नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो कि अगर बाउंडेड एबव है तो निश्चित रूप से आर में सुप्रीमम एस रखता है, यानी कि उस सबसेट एस का सुप्रीमम आर में निश्चित रूप से एग्जिस्ट करता है। दोस्तों ये आर का एक महत्वपूर्ण और यूं कहें कि मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसको एक्सिम के रूप में लिया गया है। एक्सिम मतलब जो कि स्वयं सिद्ध है, जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो कि सेल्फ सत्य है, या यूं कहिए कि स्वयं सत्य है। तो दोस्तों एक्सिम वे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको बेसिक रूप से या आधारिक रूप से स्वीकार किया गया है, सत्य माना गया है, और बल्कि इनको
प्रारंभिक बिंदु मानकर, इनको प्रारंभिक बिंदु या यूं कहें कि आधार मानकर हम दूसरे बाकी के एनालिसिस या दूसरे थ्योरम्स को हम लोग प्रूफ करते हैं, आगे के एनालिसिस करते हैं, आगे का विश्लेषण करते हैं, आगे की बातों को सिद्ध करने के लिए हम इन आधारभूत बातों का इस्तेमाल करते हैं, इन बेसिक बातों की मदद लेते हैं। तो इनको हमने एक्सिम के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आपने सुप्रीमम प्रॉपर्टी देखा, इसी तरीके से विकल्प रूप में आप इनफिमम, विकल्प रूप में बोलने का मतलब यह है कि कंप्लीटनेस एक्सिम को आप इस तरह से भी बयां कर सकते हैं, इस तरह से भी बयां कर सकते हैं। वैसे भी हमने देखा कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड अगर सुप्रीमम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो इनफिमम प्रॉपर्टी को तो निश्चित रूप से फॉलो करेगा, या यूं कहिए कि अगर वो इनफिमम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो वो सुप्रीमम प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेगा ही करेगा। और ये दोनों प्रॉपर्टीज कंप्लीटनेस एक्सिम के रूप में है। कंप्लीट मतलब मूलभूत गुण है आर में, मतलब ये तय है, ये निश्चित है कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ये गुण रखता ही रखता है। इसलिए कंप्लीटनेस एक्सिम को आप इस तरह से भी बयां कर सकते हैं और इस तरह से भी बयां कर सकते हैं, इसलिए हमने विकल्प रूप में लिखा है, विकल्प रूप में। ठीक है, तो इनफिमम प्रॉपर्टी उसको आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, वही है, उसका पर्यायवाची है। आर का हर नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो कि अगर बाउंडेड बिलो है तो निश्चित रूप से उस सेट का इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट ऑलवेज आर में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आर में इनफिमम ऑफ एस रखता है कौन, ये सबसेट एस, मतलब वो सेट अपना इनफिमम आर में जरूर रखेगा ही रखेगा। तो इसको अपन इनफिमम प्रॉपर्टी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप कंप्लीटनेस एक्सिम के रूप में ये वाला स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट या यूं कहें कि दोनों प्रॉपर्टी, सुप्रीमम प्रॉपर्टी और इनफिमम प्रॉपर्टी एक दूसरे को इंप्लाई करती हैं, यानी कि एक के फॉलो होने से दूसरी अपने आप फॉलो होती है, या दूसरी के फॉलो होने से पहली अपने आप फॉलो होती है। और हमने आर के लिए तो ये दोनों प्रॉपर्टीज तो फॉलो होती ही है, आर के लिए तो इन प्रॉपर्टीज को सत्य रूप में स्वीकार किया ही गया है दोस्तों, इसलिए हम इनको कंप्लीटनेस एक्सिम कहते हैं या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, एक गुण है ये। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो गुण फंडामेंटल गुण के रूप में स्वीकार किए गए, इसलिए ये कंप्लीटनेस एक्सिम है दोस्तों। फिर भी अनेक किताबों में इनमें से किसी एक को एक्सिम के रूप में लेकर के और फिर दूसरे को थ्योरम के रूप में लेकर के सिद्ध किया गया है, यानी कि जैसे आप ये एक्सिम के रूप में इसको सत्य लेकर के यानी सही स्वीकार करके, ठीक है ना, मान लो आप ये एक्सिम है, हाँ भाई ये आर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फिर आप इसकी मदद से आप ये इसका प्रूफ कर सकते हो, सिद्ध इसको कर सकते हो, या आप इसकी मदद से उसको सिद्ध कर सकते हो, इसको एक्सिम मानकर उसको सिद्ध कर सकते हो। तो आपको अनेक किताबों में ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि किसी एक को एक्सिम के रूप में स्वीकार करके फिर इसकी मदद से दूसरे को सिद्ध किया गया, यानी इन दोनों में से किसी एक को आप एक्सिम के तौर पे ले लो और दूसरे को फिर एज ए थ्योरम मानते हुए आप उसको सिद्ध करो। और अनेक किताबों में दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं विदाउट प्रूफ के, क्योंकि वास्तव में है तो ये एक्सिम। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप कहेंगे सर कि ठीक है, समझ में तो बहुत अच्छे से आ गया, परंतु आर और क्यू में किस बात में विभेद है, किस बात में दोनों एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों इसी बात में अलग है, ये जो कंप्लीटनेस एक्सिम है, ये जो ऑर्डर कंप्लीटनेस है या उसी को अपन कंटिन्यूटी एक्सिम बोलते हैं, ये आर में तो ये गुणधर्म होता है, परंतु क्यू में ये गुणधर्म नहीं होता, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में ये गुणधर्म नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, जबकि आर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, क्योंकि वो कंप्लीटनेस एक्सिम को फॉलो करता है, या यूं कहें क्योंकि आर जो है वो सुप्रीमम और इन्फिमम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दोस्तों, ऐसा भी कह सकते हैं, उसके अनेक नाम है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर चलो इतना भी समझ में आ गया, परंतु आर में तो चलो ये एक्सिम है ही, आर का तो ये फंडामेंटल गुण है ही, परंतु क्यू इस गुण को नहीं रखता है, अर्थात क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ये कैसे पता चला, इसका प्रूफ होगा। तो हाँ दोस्तों, इसका प्रूफ है, और चलिए अब हम इसी बात को सिद्ध करेंगे, वो हमने नोट के रूप में लिखा भी है नीचे, आप देख सकते हैं, आर इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बट क्यू इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद रहेगा
ये सिद्ध करने का रहेगा कि क्यू क्यों एक ऑर्डर्ड मतलब क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब हम वही सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सिद्ध करेंगे ये स्टेटमेंट कि क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अर्थात क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। और इस प्रमेय को अभी हम सिद्ध करेंगे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लिखा गया है। काफी मेहनत लगी है इसको लिखने में और बहुत ही सटीक तरीके से लिखा गया है। यानी हर एक चीज को प्रॉपर समझाते हुए लिखा गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट न हो। और साथ ही साथ इस तरीके से इसको लिखा गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे भी समझाते समझाते हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है और काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। और इससे पहले जो हमने डेफिनेशंस देखा उसका यहाँ पर उसी के इस्तेमाल से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अभी हमें क्या सिद्ध करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अर्थात क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, कोई फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब होता है? जब वो कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई करता है। हमें यहाँ पे क्या दर्शाना है कि क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, अर्थात आपको ये दिखाना होगा कि क्यू कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए किस तरह से दिखाएंगे आइए देखते हैं। तो प्रमेय यानी कि थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्यू पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं होता है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इस प्रमेय के प्रूफ के लिए हम दर्शाएंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू आर के कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अब कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करता है इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो थोड़ी देर के लिए आप याद करो कि जब अपन अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीटनेस एक्सिम को देखे थे, समझे थे, तो क्या था? देखो, आर जो है वो तो कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई करता है, ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई करने का मतलब कि आर में जब भी आप कोई नॉन एम्प्टी सेट लोगे जो कि अगर बाउंडेड एबव है, तो निश्चित रूप से उस सेट का जो सुप्रीमम है वो आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। और करता है, क्योंकि आर में ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना भाई। आर के लिए तो ये बात सच है कि किसी भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट का जो सुप्रीमम है वो आर में एग्जिस्ट करता है। परंतु इसी बात को हमको क्यू के लिए अभी चेक करना है दोस्तों। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे क्यू में से एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट लेंगे। ठीक है, फिर हम उसका सुप्रीमम देखेंगे कि क्यू में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जिस तरीके से कंप्लीटनेस एक्सिम की बात अभी आपने आर के लिए पढ़ी, उसी तरीके से हम क्यू के लिए उसको अप्लाई करके देखेंगे। और तो हमें तो यहाँ पे साफ साफ पता है कि हमको तो प्रश्न में खुद क्या सिद्ध करने वाला है कि पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं होता है। मतलब आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा पक्के तौर पे कि अगर आप क्यू में कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हो, बाउंडेड एबव सेट लेते हो, तो उसका सुप्रीमम क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, ये आपको दिखाना है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हमने, अतः अर्थात प्रमेय की सत्यता के लिए हम यह दर्शाएंगे, यानी कि थ्योरम को अगर आपको सही साबित करना है तो उसके लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि क्यू का एक नॉन एम्प्टी एंड अपर बाउंडेड सबसेट ऐसा है कि उसका सुप्रीमम क्यू में बिलोंग नहीं करता है। अगर आप ये दिखा दोगे ना दोस्तों, तो सिद्ध हो जाएगा कि क्यू जो है वो कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करता है। और फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, मतलब आपको इतना दिखाना पर्याप्त, ये दर्शाना पर्याप्त होगा कि क्यू में अगर आप एक नॉन एम्प्टी एंड अपर बाउंडेड सबसेट लेते हो अगर आप क्यू का, तो आप इतना बस दिखा दो कि उसका सुप्रीमम क्यू में नहीं है। अगर आप ये दिखा देते हो तो सिद्ध हो जाएगा कि क्यू जो है वो कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करता है और अतः क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड फिर नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है। ठीक, तो चलिए अब हम सेट एस मान लेते हैं। देखो किस तरीके से माना गया है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से सेट को माना गया है।
x such that x belongs to Q, ठीक है, where x is greater than or equal to 0 and x square is less than 2, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, साफ साफ पता चल रहा है कि s जो है वो Q के एलिमेंट्स को रखता है, यानी s इज सबसेट ऑफ Q, s इज अ सबसेट ऑफ Q, ठीक है। अब देखो, हम ये चेक कर रहे हैं कि s नॉन एम्प्टी है कि नहीं है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि भैया 1 जो है वो इन सभी गुणों का पालन करता है, 1 0 से बड़ा भी है और 1 का स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा भी है, मतलब साफ साफ पता चलता है कि इस सेट में 1 तो बिलोंग करता ही करता है, ठीक है। तो अतः 1 बिलोंग्स टू S, इसलिए S नॉन एम्प्टी है। तो ये नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए ये बात हमको लिखनी पड़ी कि भैया 1 जो है वो ये दोनों गुणधर्मों का पालन करता है, 1 0 से बड़ा भी है और 1 का स्क्वायर 2 से छोटा होता है, इसलिए 1 S में बिलोंग करेगा और इसलिए S जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि 2 इस सेट S का क्या है, अपर बाउंड है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? दोस्तों चलिए मुझे ये बताइए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4, ठीक है ना भाई। भाई सेट एस में ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेट एस में ऐसे रैशनल नंबर्स रहते हैं जिनका वर्ग 2 से छोटा है। परंतु अगर मैं 2 को देखूं तो 2 का वर्ग तो 4 है, जो कि इस 2 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 2 है इस सेट के सारे एलिमेंट्स से बड़ा है, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपको इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो फिर से एक बात हम करते हैं, देखो सेट एस में कैसे एलिमेंट आप खुद देखो, चलो सेट एस में कैसे एलिमेंट है भैया, जो एक तो नॉन नेगेटिव है, साथ ही साथ उनका स्क्वायर 2 से छोटा है, स्क्वायर 2 से छोटा है, मतलब वो एलिमेंट एस में है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये 2 एस में है क्या? तो आप कहेंगे सर वर्ग करके देख लो, अगर वो 2 से छोटा आ रहा है तो एस में बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 2 का वर्ग करने पर तो 4 आ रहा है सर, जबकि एस में तो ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिनका वर्ग 2 से भी क्या हो, छोटा हो। और अगर मैं इस 2 को चेक करूं तो इसका वर्ग तो 4 हो जा रहा है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो भैया ये एस में बिलोंग नहीं करेगा। साथ ही साथ ये एस के एलिमेंट्स से, ये जो 2 है ये एस के एलिमेंट्स से भैया बड़ा है, मतलब इस सेट एस के सारे एलिमेंट्स इस 2 से क्या है, छोटे हैं, मतलब ये 2 इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहे हैं दोस्तों, साफ साफ पता चल रहा है, देख लो आप, दिख रहा है आपको, एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 जो है वो सेट के लिए अपर बाउंड किसको बोलते हैं, बताओ अपर बाउंड किसको बोलते हैं? कि भैया सेट का कोई भी मेंबर उस एलिमेंट से जिसको आप अपर बाउंड कह रहे हो उससे बड़ा ना हो, सेट के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हो या बराबर हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, परंतु उससे बड़े नहीं होने चाहिए। तो भैया 2 इस उम्मीद पर खरा तो उतर रहा है, देखो क्या सेट का कोई एलिमेंट 2 से बड़ा हो सकता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि सेट में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उनका स्क्वायर 2 से छोटा है, और यहाँ हम 2 को चेक करें तो उसका स्क्वायर तो 4। तो भैया सेट के सारे एलिमेंट्स इस 2 से छोटे हैं, तो 2 इसका अपर बाउंड हो गया, 3 भी इसका अपर बाउंड है, 4 भी इसका अपर बाउंड है। वास्तव में हर वो पॉजिटिव रैशनल के जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा है, ठीक है दोस्तों, हर वो पॉजिटिव रैशनल नंबर के जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा है वो इस सेट का क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस सेट में कैसे रैशनल नंबर्स रहते हैं जिनका स्क्वायर 2 से छोटा होता है। तो हम उन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, उन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के की बात कर रहे हैं जिनका स्क्वायर अगर 2 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से ऐसे एलिमेंट्स जो है, ऐसे रैशनल नंबर के जो है वो इस सेट के लिए क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे, और इस तरह से ये सेट एस क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा यानी उसके विरोध में मानकर चलेंगे, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, Q का एक नॉन एम्प्टी एंड अपर बाउंडेड सबसेट S ऐसा है कि सुप्रीमम ऑफ S डज नॉट बिलोंग्स टू Q। तो हमने S तो अपन ने ले लिया है, ठीक है, और हमको क्या दिखाना है कि इस सेट S का सुप्रीमम Q में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस सेट S का क्या हो, सुप्रीमम हो। अब इसी का उल्टा मान करके हमने यहाँ पे लिखा है कि उसके विरोध में हमने माना है कि कोई R बिलोंग्स टू Q, अर्थात R कोई एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि सुप्रीमम S के बराबर है, यानी कि सुप्रीमम ऑफ S एक रैशनल नंबर है, ऐसा हमने माना हुआ है, ठीक है। R क्या है, R बिलोंग्स टू Q है ना, मतलब हमने ये माना है कि हाँ भाई उस सेट का सुप्रीमम जो है
वो क्यू में बिलोंग करता है, कोई रैशनल नंबर है, ये हमने माना है, विरोध में माना है, क्योंकि जो हमको सिद्ध करना है कि सुप्रीमम ऑफ एस क्यू में बिलोंग नहीं करता है, हमने उसका उल्टा माना है। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जाकर के हम फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कहाँ फंसेंगे। अब देखो, R बिलोंग्स टू Q है, इसलिए R स्क्वायर भी बिलोंग्स टू Q होगा। अब R स्क्वायर और 2 के लिए त्रिविकल्पता नियम अर्थात लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी से हम निम्नलिखित में से, अब देखो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया, आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो उस लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को हम लोग R स्क्वायर और 2 के लिए लगा रहे हैं। तो दोस्तों R स्क्वायर और 2 के लिए लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी से निम्नलिखित में से ठीक और ठीक केवल एक कथन सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो कौन से 3 कथन, या तो R स्क्वायर 2 के बराबर होगा, या तो R स्क्वायर 2 से छोटा होगा, या तो R स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। अब तीनों केसेस पे हम बारी बारी से बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें किस किस तरह से हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। दोस्तों चलिए, पहला केस है कि भैया R स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, R स्क्वायर बराबर 2। अब R को तो अपन ने Q में से लिया है, अर्थात R एक रैशनल नंबर है, R एक रैशनल नंबर। तो अब R स्क्वायर बराबर 2, तो दिमाग लगाओ ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 हो। तो भैया ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो। हमने यहाँ पे लिखा है, हमें ज्ञात है कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो, 2 हो। क्योंकि 2 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 तो √2 का स्क्वायर होता है, और √2 एक रैशनल नंबर नहीं है ना। तो सीधी सी बात है कि भैया ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो असत्य है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत साबित हो गया। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर R स्क्वायर बराबर 2 है तो समझ लीजिए कि R सुप्रीमम S के बराबर नहीं है, यानी कि R उस सेट S का सुप्रीमम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 को देखो। मान लो R स्क्वायर इज लेस देन 2, ठीक है, R स्क्वायर इज लेस देन 2, सेकेंड केस को अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब मान लो y बिलोंग्स टू Q इस प्रकार है कि ये y हमने एक रैशनल नंबर एक डिफाइन किया कुछ इस तरह, 4 + 3r अपॉन 3 + 2r, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब हम r माइनस वाई ज्ञात करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये r हुआ, ये y की वैल्यू अपन ने रखी, एलसीएम निकालेंगे, ये इधर जाएगा, तो इधर चला गया, r से गुणा होगा, ये 3 + 2r इधर जाके r से गुणा होगा, तो इतना आएगा। फिर माइनस करके इनको लिखेंगे, 3r कट जाएगा, और यहाँ से देखो आप 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 × r स्क्वायर - 2 अपॉन 3 + 2r। दोस्तों अब आपने देखो r स्क्वायर इज लेस देन 2 वाला केस है हमारे पास, यानी ये क्या है, R स्क्वायर 2 से क्या है, छोटा है, तो छोटे में से बड़ा घटता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी ये पूरी राशि जो है, ये पूरी क्वांटिटी इज लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर छोटा है ना, 2 बड़ा है ना, छोटे में बड़ा घटता है तो माइनस होता है, अर्थात माइनस का आंसर आता है, मतलब 0 से छोटा होता है, तो ये पूरी राशि जो है वो क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। अब आप खुद देखो, यहाँ पे आपको मिल रहा है r - y इज लेस देन 0, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि y उधर जाएगा तो r इज लेस देन y, या यूं कहिए कि y इज ग्रेटर देन r, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन r अपने को अभी मिला है। अभी रुको, और भी बहुत सारी चीजें बची हैं, देखो अब आप 2 - y² निकाल के देखो, अब ये भी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो 2 - y² निकाल के देखो, तो ये 2 हुए, y का मान रखे, कहाँ गया y का मान, ये y का मान यहाँ रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे बस आपको थोड़ा मैथमेटिकल काम करना है। देखो यहाँ पे a + b का वर्ग का सूत्र लगाओगे, फिर एलसीएम निकाल के, जैसे अपन इसको इधर भेजे ना, ऐसे इसको भी इधर भेजना है, परंतु पहले क्या कीजिएगा, पहले आप वर्ग कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे में वर्ग लगा है, तो ऊपर भी वर्ग करना, नीचे भी वर्ग करना, फिर इसको इधर भेजना, और फिर सॉल्व करेंगे तो आपको इतना आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ठीक। अब सुनो कितना आया है, 2 - r² अपॉन 3 + 2r का होल स्क्वायर। दोस्तों ये केस कौन सा था, r² इज लेस देन 2 वाला था, मतलब सीधी सी बात है कि 2 बड़ा है, r² छोटा है, तो बड़े में छोटा घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये धनात्मक आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो क्या 0 से बड़ा आया है, 2 - y² आपने निकाला, वो 0 से बड़ा आया, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि 2 - y² अगर 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब
2 बड़ा होगा वाई स्क्वायर से, यूं कहिए कि वाई स्क्वायर छोटा होगा 2 से। वाई स्क्वायर छोटा है 2 से, इसका मतलब ये तो इसी टाइप के गुणधर्म को निभा रहा है, और ऐसे एलिमेंट्स तो एस में बिलोंग करते हैं, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि वाई एस में बिलोंग करता है। अब सोचो y s में बिलोंग करता है क्योंकि उसका स्क्वायर 2 से छोटा है। ये s के एलिमेंट्स की पहचान है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। ऐसे रैशनल नंबर्स है ना भाई, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या है 2 से छोटा है वो s में बिलोंग करते हैं। तो भैया यहाँ पे y स्क्वायर 2 से छोटा मिल रहा है, आप देख लो क्यों, क्योंकि 2 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये सब क्यों ज्ञात कर रहे हैं। अब आपको उत्तर पता चल गया होगा कि ये सब इसीलिए ज्ञात कर रहे हैं ताकि हम ये देख सके कि हाँ ये एस में बिलोंग कर रहे हैं, देखो आप, ठीक है, इसलिए हमने ये माइनस करके ज्ञात किया। तो पता चला कि 0 से बड़ा मिल रहा है, मतलब y स्क्वायर इज लेस देन 2, मतलब y बिलोंग्स टू s। y s का मेंबर है, फिर भी y r से बड़ा दिख रहा है, और r को आपने क्या माना, सुप्रीमम ऑफ s, मतलब s का सुप्रीमम जो कि r है ना भाई, s का सुप्रीमम जो कि क्या है r है, उससे भी बड़ा हमको, देखो r से भी बड़ा हमको s के अंदर का एलिमेंट मिल गया। ये y क्या है, y s का एलिमेंट है, और किससे बड़ा दिख रहा है, r से बड़ा दिख रहा है, और r को आपने क्या माना है, सुप्रीमम। दोस्तों सुप्रीमम मतलब होता क्या है अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, परंतु सेट का कोई भी अवयव उस सुप्रीमम से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो दिख रहा है ना, एस का एलिमेंट है वाई, और वाई सुप्रीमम से भी बड़ा दिख रहा है, ये तो बात गलत है ना सर। तो हम एक विरोध में पहुंचते हैं। यहाँ पे अपन ने बाकायदा समझा के लिखा हुआ है कि यहाँ एस का एलिमेंट वाई जो कि एस के सुप्रीमम आर से भी बड़ा दिख रहा है, बड़ा प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। इसलिए सेकंड केस भी गलत साबित हो गया, इसलिए ये वाला केस भी क्या है, गलत है। आर स्क्वायर लेस देन 2 वाला केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको एस के भीतर एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो एस के सुप्रीमम से भी बड़ा हो रहा है। ये तो बात गलत है ना भाई, है ना भाई। सुप्रीमम वो चीज होती है कि भैया सेट का कोई भी एलिमेंट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर मिल सकता है परंतु उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे मिल रहा है तो हम एक विरोध पे पहुंच रहे हैं, इसलिए ये वाला केस भी फेल हो गया। चलिए तीसरा केस देखते हैं कि यदि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों सेकंड केस में जो अपन ने y माना है उसी y को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से अपन ने r माइनस वाई निकाल के देखा, जो अपन यहाँ निकाल के देखे, देखो चीज तो वही है, y वही माना है अपन ने, बस जैसे r माइनस वाई का मान कितना आया था, कितना आया था, कितना आया था, इतना आया था, तो इसी मान को मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो अब आप समझ गए होंगे, कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी मैंने r माइनस वाई ज्ञात किया था, यहाँ पे भी मैंने r माइनस वाई ज्ञात किया है, बस फर्क किस बात का है सर, वो केस आर स्क्वायर लेस देन 2 वाला था, इसलिए पूरा लेस देन 0 मिला था, परंतु ये केस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 वाला है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर 2 से बड़ा है, ये देखो, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो r माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 मतलब r इज ग्रेटर देन y, है ना भाई, r माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 मतलब r इज ग्रेटर देन y। साथ ही साथ फिर से मैंने 2 माइनस वाई स्क्वायर निकाल के देखा, जैसे यहाँ निकाला था वैसे वहां निकाल के देखा, तो चीज तो वही आएगी सर, वही ली जाएगी, बस फर्क इस बात का है कि ये ग्रेटर देन 0 मिला था तो ये यहाँ पे लेस देन 0 मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि केस जस्ट पलट गया है ना सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0 मतलब वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, आप ध्यान से सुनिए। वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने शुरुआत में बात करी थी, हर वो पॉजिटिव रैशनल जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो वो इस सेट के लिए एक अपर बाउंड का काम करेगा। तो यहाँ पे y का स्क्वायर 2 से बड़ा मिल रहा है ना सर, तो वो इस सेट का क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है। परंतु r को y से भी बड़ा दिख गया, और r क्या है, सुप्रीमम अर्थात लीस्ट अपर बाउंड। तो भैया लीस्ट अपर बाउंड तो अन्य अपर बाउंड से सबसे छोटा होता है ना भाई, मतलब लीस्ट अपर बाउंड किसको बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड जो अपर बाउंड में से सबसे छोटा हो, सुप्रीमम से छोटा और अपर बाउंड नहीं मिलना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा मिल रहा है, देखो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 है, मतलब y सेट का अपर बाउंड है, क्योंकि अपन ने शुरू में बात की थी कि हर वो पॉजिटिव रैशनल जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो वो इस सेट का एक अपर बाउंड होगा, ठीक है दोस्तों, ये बात हमने की थी। लेकिन तो अच्छा, तो हमने ये बात जब की थी कि जो भी पॉजिटिव रैशनल है जिसका स्क्वायर
2 से बड़ा हो तो वो इस सेट का अपर बाउंड होगा। उस हिसाब से y इस सेट का क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। लेकिन सुप्रीमम क्या बोलता है कि भैया अन्य अपर बाउंड से बड़ा नहीं हो सकता वो सुप्रीमम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर तो विरोध मिल रहा है साफ साफ, उसको अपन ने लिखा नहीं है, परंतु अभी अपन लिखेंगे कि भैया यहाँ पर जो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब y उस सेट के लिए अपर बाउंड है, परंतु यहाँ पर सुप्रीमम जो है वो y से भी बड़ा मिल रहा है। सुप्रीमम जो है अर्थात लीस्ट अपर बाउंड जो है वो अन्य अपर बाउंड से भी बड़ा मिल रहा है, यही एक विरोध है। इसलिए तीसरा वाला केस भी गलत, तीसरा वाला केस भी फ्लॉप। तो तीनों में से एक भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए त्रिविकल्पता नियम यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा मानना गलत था दोस्तों। कहाँ माना था मैंने, यहाँ पे माना था। यानी ऐसा कोई, हमने क्या माना था कि कोई रेशनल नंबर ऐसा है जो एस का सुप्रीमम है, तो यही पे गलती थी, यही मानना हमारा गलत था। मतलब ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जो सुप्रीमम एस बन सके, एस का सुप्रीमम हो सके, ठीक है। तो इसलिए यही सत्य है, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। मतलब ये है कि अगर अपन किसी रेशनल नंबर को, किसी r बिलोंग्स टू q को, है ना भाई, किसी रेशनल नंबर को s का सुप्रीमम यहाँ पे मान रहे हैं, तो वो ट्रिकोटोमी का जो नियम है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी अर्थात त्रिविकल्पता नियम, उसका खंडन होता है। तीनों में से एक भी केस हमको सही नहीं मिला, इसका मतलब हमारी मान्यता में गलती थी, ठीक है। तो फिर सही चीज यही है कि भैया कि उस सेट एस का सुप्रीमम क्यू में बिलोंग नहीं करता, अर्थात ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो उस सेट का सुप्रीमम बन सके, ठीक है। और इसीलिए क्यू जो है वो कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करता है, और इसीलिए क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है दोस्तों। इसके बाद की थ्योरी के लिए जगह नहीं था तो मैंने लिखा है, परंतु आप लिखिएगा। क्या लिखना है यहाँ पे कि भैया यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि y स्क्वायर ग्रेटर देन 2 मिला है, मतलब y इस सेट एस का अपर बाउंड है, ठीक है। परंतु यहाँ पे हमको r इज ग्रेटर देन y भी मिल रहा है, जिससे ये दिख रहा है कि भैया लीस्ट अपर बाउंड अन्य अपर बाउंड से भी बड़ा हो गया, सुप्रीमम जो है अन्य अपर बाउंड से भी बड़ा हो गया, तो यह एक विरोध है। अतः ये वाला केस जो है r इज ग्रेटर देन 2 वाला केस, वो भी क्या है, गलत है। अतः जो है त्रिविकल्पता नियम यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रहा है, त्रिविकल्पता नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, या यूं कहिए कि त्रिविकल्पता नियम का यहाँ पे खंडन हो रहा है। तो ये पूरा आप कंप्लीट उसको लिखिएगा दोस्तों, तो ये आपका होमवर्क है। तो इस तरह से हमने समझा कि क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है दोस्तों। अब सोचिए थोड़ा सा इसमें आगे बात करते हैं। यदि इसी सेट एस को, जिसको अभी हमने क्यू के सबसेट के रूप में लेकर चला, अगर इसी को अपन आर के सबसेट्स के रूप में लें, ठीक है, तो इस सेट का सुप्रीमम देखते हैं, ठीक है। इस सेट का सुप्रीमम, इसको मैं मिटाता हूं, एक ऐसी संख्या है जो कि इर्रेशनल नंबर है, क्यू में बिलोंग नहीं करती, ठीक है, और आर में बिलोंग करती है, ये है ना भाई। तो देखो, और यही रूट टू जो है वो सेट एस का क्या है, सुप्रीमम है। यानी कि अगर इस सेट एस को मैं आर के सबसेट के तौर पर लूं तो अवश्य आर में इसका सुप्रीमम मुझे मिल रहा है, क्योंकि भैया आर तो कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई करता ही है, वो तो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसमें तो सुप्रीमम मिलना ही मिलना है। तो अब देखो आपने कि ये कंप्लीटनेस एक्सिम किस तरह से क्यू और आर में विभेद प्रकट कर पाया, कि क्यू जो है वो कंप्लीटनेस एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करता जबकि आर करता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आज के इस थ्योरम की उत्पत्ति हुई। कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, कहीं पर भी डाउट हो तो अवश्य पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।